चलो भाई, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो हमारी ये डेली सीरीज सुबह शाम वाली जो चल रही है, इसी क्रम में मैं आपके साथ जीएस के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आगे हमारा टारगेटेड पेपर जो है कांस्टेबल का है, फिर उसके बाद लोअर पीसीएस भी है, अभी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम है। उन सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए हम ये सीरीज चला रहे हैं। और हमारी कोशिश है शिखर अकेडमी की, हमेशा ये कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित किया जाए। इसके लिए हमने क्या किया, पहले हमारी सीरीज केवल शाम को आती थी, अब हमने क्या किया कि सुबह और शाम तुमको दो सीरीज आपको मिलेगी, जिसमें उत्तराखंड होगा, हिंदी होगा, रीजनिंग होगा, जीएस होगा, सभी विषयों की सीरीज आपके साथ रहेगी। आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, रोज आपको एक एक वीडियो सुबह शाम मिलती रहेगी। आज मैं आपके साथ जीएस के प्रश्नों को लेकर आया हूं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे इस प्रकार है, देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि आपने निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी भारत में न्यायालय हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो म्युनिसिपल न्यायालय है। ऑप्शन ए उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि संसद को। ऑप्शन सी कह रहा है कि राष्ट्रपति को। और ऑप्शन डी कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। शक्ति प्रदान का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट का संरक्षक किसे बताया गया है, या सुप्रीम कोर्ट बोला, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बताया गया है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा और मौलिक अधिकारों को लागू करने का श्रेय किसे जाता है। तो आपने बताना है कि कौन सा आंसर सही है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का श्रेय जाता है, तो ये आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। वो 5 प्रकार की रिटें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 32 को उठाओगे, और अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हो तो किसको उठाओगे? आर्टिकल 226 को उठाओगे। तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। जबकि अगर मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन करने की अगर ये बात करेगा तो इसका आंसर संसद सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो पहले प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब भी आप एग्जाम में प्रश्न को देखते हैं तो सबसे पहले प्रश्न क्या बोलना चाहता, हाँ बोलना चाहता या नहीं बोलना चाहता है, सत्य है या असत्य है, सबसे पहले उसका गोला कर दीजिए कि क्या कहना चाहता है। अब आपने इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है। आपने इन चारों ऑप्शन में से देखना है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। तो ये मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि नाम मात्र का नहीं होता है बल्कि वास्तविक होता है। वास्तविक नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नामित प्रमुख कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। ये भी गलत बोला, अगर यह है होता तो सही हो जाता है, तो ये भी गलत है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त नहीं कर सकता है, कर सकता है, तो ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? वास्तविक नेता होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गई बात? क्योंकि वो सही बोल रहा है। मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है प्रधानमंत्री। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, बिल्कुल होता है, उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र नहीं बल्कि वास्तविक नेता होता है। क्लियर हो गई बात? इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए जरा, ये पूछ रहा है कि गदर आंदोलन की स्थापना की थी। अगर ये पूछता कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, अगर ये कहता कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो इसका सही जवाब होता कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा की गई, लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई, सैन फ्रांसिस्को में की गई, लेकिन फ्रांसिस्को में की गई। लेकिन ये पूछ रहा है कि गदर आंदोलन की स्थापना की थी अजीत सिंह ने, लाला हंसराज ने, लाला हरदयाल ने, या सोहन सिंह भागना ने। तो लाला हरदयाल ने तो गदर पार्टी की स्थापना की, तो ये तो इसका सही जवाब नहीं होगा। अब आपके पास 3 ऑप्शन है जो आपने बताया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की, जरा बताइए, फटाफट बताइए। जिनका भी जवाब सोहन सिंह भकना है, ये बिल्कुल सही है। सोहन सिंह भागना इसके गदर आंदोलन के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, मैं अनईश्वरवादी क्यों हूं, अनिश्वरवादी क्यों हूं, शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आपने बताना है कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये पुस्तक किसने लिखी थी। वीके दत्त ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने या यशपाल ने। शीर्षक नामक पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। यशपाल के द्वारा लिखी गई, राजगुरु के द्वारा लिखी गई, भगत सिंह के द्वारा लिखी गई, कि वीके दत्त के द्वारा लिखी गई। कई बार एग्जाम में आ गया है कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा भगत। 21 वर्ष की आयु में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन है, भगत सिंह। जबकि इससे इसको 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी भगत सिंह। हो गई बात। किसके लिए, केंद्रीय असेंबली बम कांड के लिए। केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम कांड किया था, बम फोड़ा था केंद्रीय असेंबली में। जिस समय 2 विवादास्पद कानून या विधेयक पारित हो रहे थे, उस समय इन्होंने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या फोड़ा, बम फोड़ा था। चलो, भगत सिंह की पुस्तक है ये। अगला देखो, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि रामायण के किस कांड में राम व हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। रामायण का कौन सा कांड है जहां पर राम और हनुमान का पहली बार भेंट हो रही है, राम और हनुमान पहली बार मिल रहे हैं। किष्किंधा पर्वत पर, सुंदरकांड में, बाल कांड पर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कहां पर भेंट हुई है, किस कांड में कहां पर भेंट हुई है, आपने बताना है। किष्किंधा पर्वत वाला कांड जो है, या सुंदर कांड जो है, या बाल कांड है, या इनमें से कोई नहीं। जरा बताइए, आसान प्रश्न है लेकिन 2-3 बार एग्जाम में ये आया है, जल्दी बताओ। आपको पता है कि किष्किंधा पर्वत कहां पड़ता है, यूपी के अयोध्या के आसपास। अयोध्या से भले थोड़ा दूरी पर है, लेकिन वहीं मिलता है। किष्किंधा पर्वत वाला जो कांड है, वहीं पर पहली बार राम और हनुमान का मिलन हुआ। चलिए, अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ये 4 युद्ध आपके सामने हैं, आपने बताना है कि किस युद्ध में जब समाप्त हुआ तो सालबाई की संधि हुई थी। प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध, या चतुर्थ मैसूर युद्ध। बताइए सालबाई की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। आपको बता दूं कि पहला मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 82 तक चला था। क्लियर हो गई बात। 1775 से 82 तक पहला मराठा युद्ध चला था। दूसरा मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806, 1803 से 1806 तक ये चला था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था 1817 से लगभग 1819 तक, 17 से 19 तक। और चतुर्थ मैसूर युद्ध की बात कर रहा है तो चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। ये हुआ था 1799।
तो जो कि सालबाई की संधि कब हुई? सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। और 1782 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा, अंग्रेजों और मराठों के बीच जो लड़ाई हुई थी, उस मराठा युद्ध की जो समाप्ति हुई वो सालबाई की संधि के साथ हुई। चलो अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? आपने बताना है। राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, न्यास धारिता पर आधारित थी, या ग्रामीण सहकारिता पर आधारित थी? गांधी जी की जो अर्थव्यवस्था का सिद्धांत या अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? आपने बताया। चार ऑप्शन आपके पास है, बताइएगा। राज्य का नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, न्यास धारिता होनी चाहिए, या ग्रामीण सहकारिता होनी चाहिए? जरा बताइए। पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 गांधी जी के प्रयासों से संविधान में जोड़ा गया था, आपको पता है। इसलिए इनकी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता पर आधारित। किस पर आधारित थी? ग्रामीण सहकारिता पर। आपको पता ही होगा कि अगर आप डीपीएसपी पढ़ेंगे, संविधान का भाग 4 जब पढ़ेंगे आप, तो कुछ अनुच्छेदों में जो बात की गई है वो गांधीवादी विचारधारा की है, जिनमें एक पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल जो 40 है वो भी गांधीवादी विचारधारा का आर्टिकल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सल्तनत काल में दाग और चेहरा, मतलब दागने तथा होलिया पद्धति, होलिया भी कह सकते हो, होलिया की शुरुआत किसने की थी? आपने बताना। आसान प्रश्न है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, कि बलबन ने? घोड़ों को दागने तथा सेना में होलिया पद्धति की शुरुआत किसने की थी? आपने बताना है। जरा बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? आसान प्रश्न है लेकिन चूंकि बहुत एग्जामों में पूछा गया है तो इसके पूछने के चांसेस ज्यादा है। जरा बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए जरा। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। क्या सही होगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। चलो अगला प्रश्न। मंडल आयोग, जिसका नाम है बीपी मंडल, क्या है इस पूरा का नाम? बीपी मंडल। मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी को, ये समझिए अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी? प्रतिशत देने की सिफारिश की? 21%, 27%, 31% या 35%? बीपी मंडल आयोग कब बना? बीपी मंडल आयोग 1 जनवरी 1979, 1 जनवरी 1979। आपने बताना है कि बीपी मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए, या पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है उसके लिए कितने परसेंट आरक्षण देने की मांग की? बताइए जरा। 21%, 31%, 27% या 35%? जल्दी बताओ, जरा बताइए। 27%, बिल्कुल सही। जिनका जवाब भी 27 है वो बिल्कुल सही है। 27% की मांग की थी। चलो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किस सदन के कितने भाग द्वारा प्रस्तावित या अनुमोदित होना चाहिए? ये पूछ रहा है कि जब आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, आर्टिकल 56। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है या कार्यकाल है, तो उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा भी पद से हटाया जाता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में है। प्रक्रिया अगर पूछेगा तो 61 में है। लेकिन ये पूछ रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए कोई भी सदन कितने सदस्यों के लिखित प्रस्ताव से महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी? बताइए। इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार प्रश्न है। 1/2 सदस्य लाएंगे लिखित में प्रस्ताव, 1/4 या 2/3 या 1/2? बताइए जल्दी बताओ जरा। कितने सदस्य लाएंगे? आपने बताना है कितने सदस्य लाएंगे। अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए ना, इसको कर दो आप 1/2
2/3 कर दिया, 1/5 कर दो। चलो बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कितने सदस्य लाएंगे? इसका सही जवाब होगा 1/4। अगर कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाना चाहता है तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए उस सदन के टोटल सदस्यों का 1/4 सदस्य पहले लिखित में प्रस्ताव लाएंगे और तब जाके उसमें होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1/4। तब जाके उस सदन में प्रक्रिया चलेगी। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला प्रश्न देखो जरा। दसों बता दो जी, 1/4 वही से हुआ। चलो अब है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपतियों में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा। आपने ये बताना है कि जो ये राष्ट्रपति हैं इनमें से कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन सा नहीं रहा। राष्ट्रपति तो ये हैं ही सब, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन सा नहीं रहा, नहीं पूछ रहा है। जरा बताइए, बीबी गिरी, हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद या बीडी जत्ती? बताइए जरा कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिसने काम नहीं किया? जरा बताइए कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है? बताओ जरा। इसका सही जवाब होगा, कौन नहीं रहा? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम नहीं किया। बीबी गिरी ने भी किया था जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी। जाकिर हुसैन साहब की जब मृत्यु हुई तो बीबी गिरी साहब ने भी किया था। हिदायतुल्लाह भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इन्होंने भी क्या किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। 1969 की बात है ये, 1969 की बात है ये। और बीडी जत्ती ने कब किया? जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब मरे थे, तब उन्होंने 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। क्लियर हो गई बात? और एक तीसरे राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने 2 बार, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन साहब हैं जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति रहे, इन्होंने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, वो भी 2 बार। एक बार 15 दिन की यात्रा के लिए राजेंद्र प्रसाद जी गए थे और एक बार राजेंद्र प्रसाद जी की तबीयत खराब हुई थी, तो 2 बार इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं, 3 तो ये हो गए और चौथा, 4 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया है। फखरुद्दीन अली अहमद वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तो इनके सिग्नेचर हुए थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये उस समय के थे। चलो अगला प्रश्न देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि
राष्ट्रीय महत्व एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, भवनों एवं वस्तुओं के संरक्षण संरक्षण दे। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? राष्ट्रीय महत्व एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, भवनों एवं वस्तुओं को संरक्षण दे राज्य। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 46, 49, 48 या 50? जरा बताओ, जल्दी बताओ। डीपीएसपी है ये, क्या है ये? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जो भी है, बताइए जरा, जल्दी बताओ कौन सा आर्टिकल है ये? जल्दी बताइए फटाफट, आसान प्रश्न है। आर्टिकल 46 है, 48 है, 50 है या 49 है? जल्दी बताओ। आर्टिकल 49 बिल्कुल सही, जिनका सी है। 46 में क्या है? एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान है। 48 में क्या है? दुधारू पशुओं का संरक्षण है। 50 में क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव है। और 46 में एससी एसटी है और 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 49। 46 में क्या है? एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। 48 में क्या है? दुधारू पशुओं का संरक्षण। 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव। और 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं या जो भी भवन हैं या जो वस्तुएं उनको संरक्षण दे रहा है। चल अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है। मुख्य सतर्कता आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, गृह मंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है कि राज्यपाल करता है? जरा बताइए। मुख्य सतर्कता आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? 3 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? एनएस राव थे। सतर्कता आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? एनएस राव थे। 3 सदस्य होते हैं इसमें। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल होता है। तो कौन कौन नियुक्त करता है? जल्दी बताइए जरा, जल्दी बताइए जरा, कौन? राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। जिनका जवाब राष्ट्रपति है वो बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब हुआ कि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। अगला प्रश्न देखो जरा, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय चुनाव आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में कि 1956? आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी, आपको पता होगा 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो कब हुआ स्थापना? 25 जनवरी 1900, जल्दी बताइए आंसर। 50, बिल्कुल सही। 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने महात्मा गांधी को सुझाव दिया कि आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए? गांधी जी को किसने सुझाव दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जो कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तक पहुंचे थे ये लोग, और 6 अप्रैल की सुबह नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की थी। तो गांधी जी को किसने समझाया कि इसको केवल पुरुष ही इसमें मत रखो, पुरुष तक इसको सीमित मत रखो, इसमें महिलाओं को भी शामिल करो ताकि ये आंदोलन और बड़ा रूप ले ले। बीना दास ने कहा था, सुनीति चटर्जी ने कहा था, सरोजिनी नायडू ने कहा था कि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था? कमला देवी चट्टोपाध्याय, बिल्कुल सही। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को कहा था कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया। अगला प्रश्न,
कारगिल लड़ाई कब हुई थी? कश्मीर में लगी लड़ाई, लड़ाई को आगे रे बारह, ये गाना उस समय का है। तो ये पूछा कि कारगिल संघर्ष किस वर्ष हुआ था? 1997, 1998, 1999 या 1975? जरा बताओ। तो इसका सही जवाब क्या है कि कारगिल लड़ाई हुई थी 1999। कब हुई थी? 1999। बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखो जरा। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? भारत में अंतरिम सरकार, हमारे देश का संविधान अभी बन ही रहा था, हमको देश की व्यवस्था को चलाने के लिए ऐसी सरकार का गठन करना था जो बिना लोगों के तैयार हो, यानी कि जनता को नहीं पूछा गया। बिना जनता के जो सरकार बनती है, जनता के बहुमत के बाद, चुनाव देने के बाद जो सरकार बनती है वो तो निर्वाचित सरकार है, लेकिन बिना जनता के जो सरकार बनती है उसको मनोनीत सरकार या अंतरिम सरकार के नाम से जाना जाता है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था भारत में? तो ये पूछ रहा था। आपको पता है कि अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 14। 9 कांग्रेस के सदस्य थे और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। 9 कांग्रेस के थे और 5 मुस्लिम लीग के थे। तो आपने बताना है इन टोटल 14 सदस्यों में 5 मुस्लिम लीग के थे और 9 कांग्रेस के थे कि कब इसका गठन किया गया। तो इसका जवाब होगा 2 सितंबर 1946 को। सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखो जरा। आपको पता है कि जब हम देश के अंदर असहयोग आंदोलन चलाने वाले थे 1 अगस्त 1920 को, तो 1 अगस्त की सुबह जैसे ही आंदोलन शुरू होने वाला था, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो किसने तिलक 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन के शुरुआती दिन में, जिस दिन शुरू हुआ था, किसने तिलक के मृत्यु पर यह देवावसान पर कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है? किसने कहा? शौकत अली ने कहा, मोहम्मद अली ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि लाला लाजपत राय ने कहा? जरा बताइए किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी जी ने कहा था। आपको मैं ये भी बता दूंगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कभी बोलेंगे कि असहयोग के प्रस्ताव या असहयोग के कार्यक्रम की रूपरेखा में भाग लिया था, लेकिन असहयोग के रिजल्ट को नहीं देख पाया, असहयोग आंदोलन के रिजल्ट को नहीं देख पाया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो उसका नाम भी बाल गंगाधर तिलक है, जिसने असहयोग आंदोलन के रिजल्टों को नहीं देख पाया था, जबकि असहयोग के प्रस्ताव को देखा था या असहयोग के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चल, लेकिन रिजल्ट नहीं देख पाए थे। अगला क्वेश्चन है, राजा में निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? जरा बताओ। राजा में निर्वाचन से संबंधित, राजा का निर्वाचन होना चाहिए, उससे संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? जरा बताइए। प्राचीन भारत का प्रश्न है कि राजा का निर्वाचन होना चाहिए, यह कौन सा वेद बोलता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के सूक्त में पाया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? यजुर्वेद। अगला प्रश्न, धर्मस्थ्य एक न्यायालय को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? न्यायालय। धर्मस्थ्य का तात्पर्य है मंदिर से, तीर्थ से, बिहार से या न्यायालय? कौटिल्य या विष्णुगुप्त का नाम आपने सुना होगा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? धर्मस्थ्य का वर्णन किया गया है। इसको एक न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यायालय कहा जाता है, जो कि दीवानी मामलों का से जुड़ा हुआ होता है। जो कौन से मामलों से जुड़ा हुआ होता है? दीवानी मामलों से। 2 न्यायालयों के बाद क्या गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? एक कंटक शोधन भी है, एक कंटक शोधन भी है। अगर कंटक शोधन भी पूछेगा तो ये भी एक न्यायालय है जो दीवानी मामलों से संबंधित है। किससे? दीवानी मामलों से। ये भी दीवानी मामलों से संबंधित है। क्लियर हो गई बात? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यायालय। अगला प्रश्न देखो जरा। मिक्स प्रश्न है भाई, कुछ पॉलिटी के हैं, कुछ प्राचीन भारत के हैं, कुछ मध्यकालीन के, कुछ आधुनिक भारत के हैं। ठीक है, ऐसे ही मिक्स सीरीज जीएस में लाई जाएगी ताकि सारे सब्जेक्ट आपके धीरे धीरे कवर हो जाए। फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी जिस संधि के कारण
फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया। एला सापेल की संधि 1749, पौंडीचेरी की संधि 1754, सालबाई की संधि 1782 या मंगलोर की संधि 1784, बताइए जरा। यह संधि कब हुई? जब पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है। पौंडीचेरी की संधि जब दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, पौंडीचेरी की संधि जब दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। अगला क्या पूछा है? सालबाई की संधि जब पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, अभी बताया था, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ना पहला, तब हुई थी सालबाई की संधि। और मंगलोर की संधि कब हुई थी? जब जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, मैसूर युद्ध हुआ था, मंगलोर की संधि तब हुई। तो ये पूछ रहा है कि किस संधि के द्वारा कर्नाटक, वो क्या बोलते हैं उसके लिए, मद्रास अंग्रेजों को वापस दिया था फ्रांसीसियों ने। तो पहला कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल की संधि, मद्रास वाला क्षेत्र किसको दे दिया था वापस? अंग्रेजों को दे दिया था फ्रांसीसियों ने पहले कर्नाटक युद्ध के दौरान। चलो, इसका सही जवाब होगा एला सापेल की संधि, या कहीं पे एक्सला सापेल की संधि भी लिखा होगा तो भी सही है। अगला प्रश्न देखो जरा। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? 1510 की घटना है। इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये गोवा 1961 में भारत को मिला। 1961 पर यहां पर पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा। आसान प्रश्न है। ऑस्टिन है, गेमली केकरी है, अल्बुकर्क है कि वास्को डी गामा है? जरा बताइए, आसान प्रश्न है। अल्बुकर्क ने 1510 में, वेरी गुड। इसका सही जवाब क्या होगा? अल्बुकर्क 1510 में। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, जो कि भारत आने वाला पहला यात्री था, पढ़ा होगा। इसी ने भारत की खोज की, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए, खोज का मतलब ऐसा बोलते हैं कि खोज की, लेकिन यूरोपियों के लिए खो गया था भारत, इसलिए कहते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? बाजार व्यवस्था या बाजारों के लिए नियम किसने लाया था? शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने कि अलाउद्दीन खिलजी ने? बताइए जरा कि बाजार के नियम कानून होने चाहिए, ये किसने लाया था? ये नियम कानून या मूल्य नियंत्रण किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को कंट्रोल करने के लिए बाजारों, अलग अलग बाजारों के रूप में भी बांटा, और एक बाजार को कंट्रोल करने के लिए कि ताकि ज्यादा रेट न बढ़ा सके, मेरे सैनिकों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने लाई थी ये पद्धति। अगला देखो जरा। अगला प्रश्न है, आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है हमारे पास, कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे शिवाजी के? 24वां क्वेश्चन है। रामदास थे, तुकाराम थे, एकनाथ थे कि इनमें से कोई नहीं थे? बताइए कौन थे? जिनका भी जवाब रामदास है वो बिल्कुल सही है। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास। आज के इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, 25वें नंबर का जो प्रश्न है, वो प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक भारत में प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? भारत हिंदू हरिश्चंद्र को, डेरोजियो को, मैथिली शरण गुप्त को कि माइकल मधुसूदन दत्त? बताओ जरा, कई बार एग्जाम में आ गया है, अच्छा प्रश्न। आधुनिक राष्ट्रवाद के कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है डेरोजियो को, या डोरोजियो भी लिखा होगा, तो ये इसका सही जवाब है। ये बिल्कुल सही है। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। आप ऐसे ही लाभान्वित होते रहिए। हम सुबह शाम आपके लिए ऐसी सीरीज चला रहे हैं। शिखर परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा है, सुबह और शाम दोनों टाइम आपके लिए। प्रत्येक दिन ये जो श्रृंखला चली आ रही है, ये हमेशा चलती रहेगी, ऐसा प्रयास किया जाएगा। और बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।